एजेंडे दिखते हैं लेकिन आता कोई नहीं है, क्योंकि जिस गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थकों ने इस जनमत संग्रह को किया वहां कुछ ही खालिस्तानी समर्थक पहुंचे थे, जिसकी वजह से उनका यह जनमत संग्रह पूरी तरह नाकाम हो गया। 8 लाख से ज्यादा सिख कौम के कैनेडियंस वहां है कनाडा में, उनमें से 75 पहुंचे हैं, आप सोच लीजिए। और कुछ जो पहुंचे हैं वो इन आतंकियों के परिवार से जुड़े हुए हैं, या फिर IC-182 1985 में जो कनिष्क बॉम्बिंग हुआ था, IC-182 की बॉम्बिंग हुई थी, उससे जुड़े हुए हैं। अभी भी जो कैनेडियन सॉइल पे रहते हैं दशकों से, ऐसे लोग पहुंचे और कोई नहीं पहुंचा। इससे पहले खालिस्तानी समर्थकों ने 10 सितंबर को जनमत संग्रह करने का ऐलान किया था, लेकिन जिस स्कूल में जनमत संग्रह करवाने की मांग की गई, सरी का एक स्कूल था, उसे कड़े रुख की वजह से कनाडा के प्रशासन ने जनमत संग्रह की अनुमति नहीं दी। मगर उसके बाद भी खालिस्तानी समर्थकों ने जनमत संग्रह किया, लेकिन एक गुरुद्वारे में जहां बहुत कम संख्या में, ज्यादा लोग आए नहीं, और ये एक प्राइवेट गुरुद्वारा है जिसको कि इन खालिस्तानियों ने जबरन टेक ओवर कर रखा है और वहां यही एजेंडा चलता है, बावजूद इसके कोई नहीं पहुंचा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने कनाडा पर जोरदार हमला बोला। जयशंकर जी ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मंच पर जोरदार तरीके से बात रखी। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा में संगठित अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं। साथ ही एस जयशंकर ने बताया कि हमने कनाडा को बहुत सारे सबूत दिए हैं और प्रत्यर्पण के लिए कई अनुरोध भी किए हैं, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार लगातार कनाडा को जोर देती रही है। What we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. We've given them a lot of information about organized crime leadership which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in if you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. एक बहुत बड़ा धंधा है और राजनीतिक कारणों की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसको वहां पर चलने दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बातें जयशंकर जी ने कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के मायने भी समझना आवश्यक है। UNGA में विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देश अपनी सहूलियत के मुताबिक आतंकवाद का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ बात यह है कि ना सिर्फ कनाडा बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भी यह संदेश है। कनाडा ने एक तरफ जहां खालिस्तानियों को अपने यहां पनाह दे रखी है, वहीं पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को पनाह दे रहा है। चीन ने 26/11 हमले में शामिल लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर अड़ंगा लगाया था। उसने UN में पाकिस्तान के पक्ष में वीटो भी किया। साजिद मीर पर मुंबई हमले की साजिश का आरोप भी है, और ऐसा पहली बार नहीं था। चीन ने इससे पहले अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ अजहर जैसे आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से भी रोका। इन पर भारत में आतंक फैलाने और एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने का भी आरोप है। तो ये पहली बार नहीं है कि ये देश ये काम कर रहे हैं।
आजकल ये 5 आईज बहुत प्रचलित है, 5 आंखें, 5 देश जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। अब ये 5 देश आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, लेकिन इन्हीं 5 देशों में ये खालिस्तानी एजेंडा हाल फिलहाल में हमने उरूज पर देखा है। ऐसा क्यों, ये प्रश्न भी उठता है। उधर संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए बहुत कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए आतंकवादियों को शरण देने वाले कनाडा को आईना भी दिखाया और साफ किया कि आतंकवाद पर कुछ देशों का एजेंडा नहीं चल सकता। भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से कई बार आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का विरोध कर चुका है। A few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. अब संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा ये हमने आपको दिखाया, लेकिन बयान में बड़ी बात क्या है वापस आपको हाईलाइट करते हैं। देखिए, एस जयशंकर ने कहा राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है, यानी आतंकवाद को राजनीति से परिभाषित करना गलत है। साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान को भी लताड़ा और कहा कि G20 में भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगली बड़ी बात ये कही है कि चुनिंदा देश का एजेंडा अब नहीं चल सकता, भारत की पहल से यूएन में सुधार को बल भी मिलेगा। और ये भी कहा कि अपने सुविधा के अनुकूल परिभाषा गढ़ने की कोशिश, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश ना करें। और वो दिन गए जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे, अब तो बल सब देशों को मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि नियम आधारित व्यवस्था बने तो उसके लिए जरूरी है कि नियम सबके लिए एक हो, सिर्फ मैं नियमों का पालन करूं और आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीन और पाकिस्तान के लिए जयशंकर ने कहा कि अब वो दिन गया जब यूएन में बदलाव हो। चीन, पाकिस्तान, भारत और यूएन में उम्मीदवारी का ये विरोध करते हैं। ऐसे में उनके लिए सख्त संदेश है कि ये वीटो पावर का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। यूएन में रिफॉर्म जरूरी है, वरना ये सारे देश यूएन से अलग हटकर अपना ही एक नया संगठन शुरू कर देंगे जो कि रिवाइज्ड ग्लोबल ऑर्डर हो सकता है। जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि कुछ देश एजेंडा के नियमों को परिभाषित करते हैं, जबकि अपने पड़ोसियों के लिए उनका संदेश था कि भारत अब गुट निरपेक्षता से आगे बढ़ चुका है, अब वो विश्व मित्र के युग में प्रवेश कर चुका है। तो मित्रता उनसे होगी जो साथ मिलकर एक बात करेंगे, अलग अलग बात नहीं करेंगे। अमेरिका घुस के काबुल में जवाहिरी को मार सकता है, पाकिस्तान में घुस के बिन लादेन को मार सकता है, पर अगर कोई और घुस के मारे तो उसे तकलीफ होती है, और कोई और आतंकवादियों को पनाह दे तो उसे तकलीफ होती है। वो उसके लिए क्यों बैटिंग करता है? ये प्रश्न अब उठने लगे हैं धीरे धीरे कि भाई जो आपके लिए लागू है हमारे लिए भी होना चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए। वहीं कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत के एजेंट्स पर लगाया, जिसका भारत ने करारा जवाब भी दिया। लेकिन यहां भी समझना यह जरूरी है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की और कैसे हुई। निज्जर को पहले से ही अपनी हत्या होने का डर था। निज्जर के एक बुलेट प्रूफ कार लेना ये चाहता था। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी इजाजत नहीं है कि आप बुलेट प्रूफ कार नहीं रख सकते। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको बता दूं कि AK-47 भी अलाउड नहीं है। कनाडा में गैर कानूनी वेपन है, लेकिन उसका वीडियो यहां जग जाहिर है, जहां वो कनाडा में बैठा AK-47 चला रहा है। लेकिन अब बुलेट प्रूफ कार की बात करते हैं, वो बुलेट प्रूफ कार नहीं ले सका क्योंकि अलाउड नहीं है। 8 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया है कि हमलावरों ने निज्जर का पीछा किया था और पहले निज्जर की गाड़ी का काफी देर तक उन्होंने पीछा किया, फिर सिख गेटअप में आए इन हमलावरों ने निज्जर पर गोलियों की बौछार कर दी। निज्जर पर हत्या में 6 लोग शामिल थे जो 2 गाड़ियों में आए थे। हमलावरों ने निज्जर पर करीब 50 गोलियां चलाई थी, जिसमें से उसे 34 गोलियां लगी हैं। दावा यह है कि पुलिस सूचना देने के करीब 20 मिनट बाद मौके पर पहुंची थी। दावा यह है कि हमलावर जिस रास्ते से भागे वहां रहे लोगों ने पुलिस से कुछ पूछताछ नहीं की। सबसे बड़ी बात,
इतना बड़ा मर्डर की देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहे और भारत पर इल्जाम लगाए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एक भी सस्पेक्ट का नाम नहीं लिया है कनाडा में। तो हरदीप सिंह निज्जर को किसने मारा अब तक कनाडा ने नहीं बताया। ये सस्पेक्ट्स कौन थे, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी